हेलो, साउंड आ रही है? वॉइस इज अच्छा, अभी अभी आ रही है क्या? इज इट क्लियर राइट ना? आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है क्या? अब बच्चों क्या अभी क्लियर हुआ क्या? ओके ओके ओके, थैंक यू रवि, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो भाई, अब क्लियर हो गया। मोस्ट वाली वॉइस का इशू इज रिजॉल्व। मोस्ट वाली वॉइस का इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, जहां तक हमको दिखाई पड़ रहा है। अब आ रहा है। चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विनायक, बहुत बढ़िया रवि, आयोध। वेरी गुड बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं उसके पहले दोस्तों एक बार बता देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंदु मिश्रा। आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं, पहचानते हैं अच्छे से। लेकिन अगर आपको कोई दोस्त नहीं जानता, नहीं पहचानता, तो आप जरूर इस वीडियो के थ्रू उस तक पहुंचाएं। और एक बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, उसका आप लोग जरिया बने। दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंदु मिश्रा। आई एम एन IIT ग्रेजुएट। आई एम KBPY एंड NTSC क्वालिफाइड। और अब आप सभी के साथ अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुका हूं। और आप सभी को पता है कि फरवरी में मेरा नया बैच लॉन्च हो रहा है प्रीमियम के नाम से। एंड द प्रीमियम बैच आई एम कमिंग विद प्रशांत जैन सर, शिखा मैम। मैं प्रशांत सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होंगे, शिखा मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहे होंगे बच्चों? आई एम टीचिंग द फिजिक्स, जो आपको पता है। और अब स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो जिन्होंने अभी तक अर्ली स्टार्ट नहीं किया है, करना चाह रहे हैं, तो जल्दी से आ जाओ, इनरोल करो खुद को टू द पर्टिकुलर कोर्स प्रीमियम, अभी जो लॉन्च होने जा रहा है। और डू नॉट फॉरगेट, और भी बहुत सारे बैचेस आ चुके हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। जो कंप्लीट बैचेस हैं वो अभी इस तरीके से हैं, वाइब्रेंट का है, बंसल का है, और कई सारे बैचेस हैं वो आ चुके हैं। आप द ब्यूटी ऑफ द अनअकैडमी इज दैट कि आप एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू सभी बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यू कैन सब्सक्राइब। आपको सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है। आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 34,650 रुपीज का है। ये आपको पड़ेगा 10% डिस्काउंट व्हेन यू आर यूजिंग द कोड SM11, दैट इज माय कोड बच्चों, दिस इज माय रेफरल कोड। तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो इट मींस दैट यू आर कमिंग इनटू माय स्टूडेंट सेक्शन, यू आर कमिंग अंडर माय मेंटरशिप। तो आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजें और मैं आपको जो मेंटरशिप है वो सारी चीजें बताऊंगा। सर, KBPY SX स्ट्रेटजी पर वीडियो प्लीज बना दीजिए एक बार। क्या प्रॉब्लम तुमको आ रही है KBPY SX में? तुमको क्या लग रहा है, मतलब किस चीज को लेकर? अभी तैयारी कैसे चल रही है बेटा? अच्छी चल रही, तो बस 11th के सारे टॉपिक लगभग लगभग आप लोग खत्म कर लीजिए। आपका काम जो है वो लगभग लगभग, देखिए आपको ये बात तो लगभग पता है, बस जो ऐसे के लोग हैं वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है उसको थोड़ा ज्यादा फोकस अगर रखेंगे तो बेसिकली काम हो जाता है। मतलब जो KBPY ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर है जो KBPY पार्ट 2 नहीं हो रहा है? नमस्ते शाश्वत, क्या हालचाल? हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो। क्या बेसिक प्रॉब्लम आ रही है? पार्ट 2 नहीं हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं। पार्ट 2 क्यों नहीं हो रहा? मतलब बेटा थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, मुझे आप भेजिएगा कहां पर किस तरह। हॉल टिकट आएगा IOQP का? सर आ गया है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हॉल टिकट IOQP का आ चुका है। IOQP का एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप सभी लोग ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो, मैंने जैसे पहले ही बताया था, KBPY के जो बच्चे SA 11th पोर्शन में तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपना बेसिक पोर्शन वर्क पावर एनर्जी सेंटर ऑफ मास तक खत्म करें। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोटेशन को इंपॉर्टेंस देंगे। वर्क पावर एनर्जी तक एक एक क्वेश्चन के आने की संभावना, रोटेशन से 2 क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है, इवन ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना भी हो जाती है। तो यहां पर आपको टॉपिक को थोड़ा ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। देन यू कम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, MEC एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसको और ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका काम हो जाता है। बहुत ज्यादा परेशान आप EMI को लेके ना हो, बहुत ज्यादा परेशान
आप इसको लेके ना हो, जैसे कई लोग एसएचएम या वेव को लेके बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं, तो यार बहुत ज्यादा पजल्ड ना होइए, ठीक है, मतलब उनका इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलता है। इवन अगर आप कोशिश करें तो ऑसिलेशन एंड वेव इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर होता है। मतलब एक्चुअली देखो क्या है कि सिलेबस तो रेस्ट्रिक्टेड है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें है ही नहीं है, लेकिन कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें होती हैं, इसलिए आप तैयारी रखते हैं कि नहीं यार कुछ ऊपर नीचे आ जाए तो हमको होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहें तो आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, एमईसी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और इधर आपने पढ़ लिया हीट, और इधर रोटेशन तक, तो लगभग आपकी तैयारी एसए स्ट्रीम की बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा यार। ये थोड़ा सा डिपेंडेंट रहेगा टाइम के ऊपर, तो अभी मैं एक बार चेक करूंगा अभी क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से, मैं केबीपीवाई से लिंक्ड नहीं हूं। जब मैं था तो बहुत पहले की बात है, 2008 की, तो अब तो 10-12 साल हो चुके हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि अभी करंट पैटर्न किस तरीके से चल रहा है, क्या क्या चीजें हैं। तो आई एम नॉट वेरी मच लिंक्ड विद द केबीपीवाई राइट नाउ, बिकॉज आई जस्ट केम डाउन टू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अभी मैं एक बार लिंक, क्योंकि मैं ओलंपियाड की तरफ ज्यादा फोकस रहता हूं इस समय इन कंपेयर टू केबीपीआई, तो अभी मैं एक बार देख लूंगा, फिर मैं आपको केबीपीआई के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड विद एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी के साथ, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो बना लूंगा, एक बार मैं बना लूं, पूरी देख लूं, एनालाइज कर लूं, फिर आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और ये प्लस पे आप जेई की तैयारी भी कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हैं। लाइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को जो बेसिकली डिफाइन किया गया, आयोद के 50, 70, 60 मार्क्स आ रहे हैं। यस 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 यस, इट इज गुड बेटा, इट इज गुड, इट इज गुड, इट इज गुड, इट इज गुड, इट इज गुड इन मॉक टेस्ट, वेरी गुड। आयोद अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक मॉक टेस्ट लिया था, उसमें आया नहीं, मुझे दिखाई नहीं पड़े कहीं। मैं आई केम डाउन इन मॉक टेस्ट अभी केबीपीआई का। अब विनायक अभी बनाता हूं, अभी दोनों ही वीडियोस बनाएंगे, आयु क्यूपी की लास्ट डे स्ट्रेटजीज कैसी रहनी चाहिए और केबीपीआई की लास्ट डे स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए, उन सभी पे वीडियो जो है वो मैं अभी बना दूंगा, आपको बताऊंगा अभी मैं। तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स जो होता है जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया था, दैट इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी ऑन द करंट कैरिंग वायर। ये आप अपन सभी ने देखा है, जब भी इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वायर पे एक फोर्स लग जाता है। वायर को फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने थप्पड़ रूल किया, बताया था कि कैसे देखेंगे। आपने कहा था थप्पड़ रूल की तरह देखेंगे, अगर करंट जीरो है लेकिन जैसे ही करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगी, किधर की तरफ फ्लो की बेटा, नीचे की तरफ फ्लो की करंट, तो करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ। ध्यान से देखिए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स को रखना। मैंने आपको कुछ दिन भी रूल बताया था कि कैसे आपको ये सब काम करना है। आयुध यूट्यूब पर मॉक टेस्ट नहीं लिया था, स्पेशल क्लास मैंने मॉक टेस्ट लिया था। आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म मुझे फॉलो जरूर कर लो, ताकि आपको वो मॉक टेस्ट वगैरह दिखते रहा करें। मैंने मॉक टेस्ट अभी केबीपीवाई पे लिए थे कई सारे, तो एक बार आप लोग कर दे तो सारे पीवाईक्यूज लगभग हम लोगों ने किए हैं अभी। चाहे वो एसए स्ट्रीम का रहा हो, चाहे वो एसएक्स का भी रहा हो, तो हमने सबको इन्वॉल्व किया है, ताकि कंटेंट बेस्ड आपको पता चलता रहे किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो तो अभी मैंने किया था मॉक टेस्ट आयुध, वो आपको शायद करना चाहिए था, बेहतर रहता आपके लिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं आगे। यहां पर देखो, पहला डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड बाय, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड बाय थप्पड़ रूल। किस रूल से, थप्पड़ रूल से। किस रूल से, थप्पड़। थप्पड़ कैसे मारोगे, थप्पड़ कैसे मारोगे, थप्पड़ कैसे मारोगे, आपको पता है। अपनी फिंगर का इसके दिशा में करंट को रखो, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अपनी फिंगर्स को रखो, जिधर थप्पड़ पड़ गया दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। थंब में करंट, फिंगर्स में मैग्नेटिक फील्ड, और जहां थप्पड़ पड़ा उधर डायरेक्शन। जैसे यहां पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फिंगर्स किधर की तरफ कर दी बेटा मैंने, अंदर की तरफ फिंगर्स। करंट किधर की तरफ है, आपने कहा नीचे की तरफ, तो करंट को नीचे, थंब नीचे की तरफ कर दिया। थप्पड़ किधर पड़ा, आपने कहा इधर पड़ेगा, पटाक। तो ये वायर किधर की तरफ जाएगा बच्चों, वायर इधर की तरफ जाएगा। करंट ऊपर की तरफ, तो वायर किधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा। देखो बेटा दोनों में दिखाई पड़ता है। तो इस पर लगने वाले फोर्स की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी, और इस पर लगने वाले फोर्स की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी, राइट। ये बेसिक सी बात है, इसको भी हम लोग चर्चा करना स्टार्ट कर रहे हैं। आइए फटाफट देखते रहिए। जैसे यहां पर है, जैसे आपको बताया कि जैसे इसमें इसके थ्रू करंट जैसे ही फ्लो करेगी, एज द करंट स्टार्टेड फ्लोइंग, तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण इसके ऊपर भी एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। करंट किधर की तरफ गई, उधर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर, नीचे की तरफ। थप्पड़ किधर पड़ा, आपने कहा आगे की तरफ। देखो देखो बच्चे, करंट ऐसे थी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ थी, थप्पड़ आगे की तरफ पड़ गया कि नहीं पड़ गया।
आपने कहा बिल्कुल सही है, देखो दिखाई पड़ता है कि दिखाई पड़ता, देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट इसके अंदर गई है तो थप्पड़ आगे की तरफ पड़ गया। दिखाई पड़ता है बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? आइए अब अच्छी अच्छी बातें, इंपॉर्टेंट बातों को फटाफट सीखेंगे। देखिए हम लोग कोशिश क्या है कि सीखेंगे प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे प्रैक्टिस करेंगे, दोनों एक साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखते रहेंगे। पहली बात, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। फोर्स किस पर लगता है? इलेक्ट्रॉन पे लगता है। फोर्स किस पे लगता है? इलेक्ट्रॉन पे लगता है, एक मूविंग चार्ज पे लगता है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीज forces on all the free electron is called as the magnetic force on conductor। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सर फोर्स लगता क्यों है, किस पर लग रहा है फोर्स? दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज, दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज। अभी हम आगे बात करेंगे मूविंग चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, वो किस पे घूमेगा, कैसा पाथ होगा, उन सभी की चर्चा अभी हम लोग करेंगे, राइट। इसके बाद कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है बच्चे, तो आ जाओ फटाफट आगे। तो अगर हम यहां पर बात करें तो जैसे आपको पता है कि जो फोर्स लगता है डीएफ दैट इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी, इस पर कुछ बेसिक बेसिक बातें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, आइडियल वेक्टर, तो आपको पता है कि डायरेक्शन यहां से हम निकाल सकते हैं। करंट एलिमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इफ द करंट इन इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। मतलब अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दिशा सेम हो जाए या दोनों की दिशा अपोजिट हो जाए, इन दोनों ही केसेस में लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा, इन दोनों ही केसेस में लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। बेसिकली इट इज आइडियल क्रॉस बी, तो इनके बीच का कोई एंगल नहीं है, अगर 0 डिग्री एंगल हो गया तो आपका फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। एक एक बातों को ध्यान से देखते चलेंगे। सेकंड पॉइंट, करंट एलिमेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स इफ द करंट इन इट इज परपेंडिकुलर विद द फील्ड दैट इज थीटा बराबर 90 डिग्री। सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा? जब वो उसके परपेंडिकुलर होगा। आपने कहा अच्छा सर और क्या क्या केसेस पॉसिबल? मैंने कहा देखो ऐसा भी कोई केस पॉसिबल हो सकता है, जैसा आपने कहा कि सर देखो करंट कैरिंग वायर कुछ ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी थी, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ये करंट कैरिंग वायर की दिशा है। अब अगर ये करंट कैरिंग वायर है और ये एंगल थीटा पे है, तो आपसे पूछा जाए फोर्स कहां लगेगा, तो आपको कोशिश ये करनी होती है बच्चों को कि हमने इसकी लेंथ को एक वेक्टर मान लेते हैं आइडियल, तो आप बोल सकते हैं सर इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, आई डीएल या आई एल, जो भी इसकी आप लेंथ ले लें, आई डीएल कॉस थीटा। तो आपने कहा सर देखो इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये करंट एलिमेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो गया है, तो इसके कारण तो जीरो हो जाएगा। जो भी फोर्स लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? आप बोल सकते हैं आइडियल साइन थीटा के ऊपर। कई बार आपने कहा सर आप इस फॉर्मूले से भी तो बता सकते थे, वाली बात ये फॉर्मूले से भी निकल के आती है कि जो फोर्स लगेगा वो आई डीएल इंटू बी इंटू साइन थीटा होगा, तो इट इज ऑलवेज एक्ट ऑन द परपेंडिकुलर। मैंने कहा क्या होता है कि कई बार हमसे ये बड़ी छोटी सी गलती हो जाती है, दो वेक्टर्स के बीच का फोर्स यहां पर थीटा लिखने में हमसे गलती हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि आप क्रॉस प्रोडक्ट की बजाय आप कंपोनेंट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो सिली मिस्टेक होने की जो संभावना है, जो छोटी मिस्टेक होने की संभावना है, आप उसको खत्म कर दोगे। क्या करो, आप जब भी करंट या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई भी एंगल दिया गया है तो उस करंट को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और एक मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, और क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि भैया इस वाले कंपोनेंट पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा वो इस पर लगेगा। अब आपके लिए डायरेक्शन भी आसान है बता पाना, और अब आपके लिए कैलकुलेशन भी आसान है। आपने कहा सर डायरेक्शन क्या होगी? आपने कहा देखो सर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हमने क्या रख दिया, अपनी थंब को रखा, फिंगर्स को रखा, और करंट की दिशा में ऊपर की तरफ हमने आई की दिशा में थंब को रखा, थप्पड़ की तरफ पड़ा, आपने कहा अंदर पड़ा, इसका मतलब फोर्स ऑन द वायर विल बी इनवर्ड। फोर्स निकालना भी आसान हो गया, कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है, और विजुलाइज भी अच्छा हो जाता है कि हाँ भाई अलोंग द फोर्स जो है उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जो कंपोनेंट उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। अगर इस नजरिए से देखोगे तो मेरे हिसाब से गलती होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन द करंट कैरिंग ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट एलिमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये आपको पता ही है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमेशा उनके प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सिंपली आईएल क्रॉस बी। अगर कोई एक स्ट्रेट है तो आप आईडीएल को इंटीग्रेट करेंगे बच्चे, तो हमेशा कैसा आएगा? आई एल क्रॉस बी, दैट इज एंड टू एंड। अब आपने कहा सर इसका मतलब क्या होगा? यहां पर इस चीज को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर स्ट्रेट नहीं हुआ
आपने कहा कि सर अगर मैंने कुछ करंट कैरिंग वायर ऐसा रख दिया यहां पर, तो इसके कारण फोर्स क्या होगा? आप कहेंगे देखो सर हमको तो आइडियल निकालना है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर किधर की तरफ है, मान लीजिए अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। आपने कहा देखो सर हर एलिमेंट के ऊपर फोर्स किधर की तरफ होगा, देखो करंट ऐसे थप्पड़ ऊपर, तो आपने कहा सर इस पर फोर्स ऐसे लगा, सिमिलरली इस वाले फोर्स कुछ इधर लगेगा, इस पे कुछ इधर लगेगा, इस पे कुछ इधर, इस पे कुछ इधर, इस पे कुछ ऐसे, इस पे कुछ ऐसे, इस पे कुछ ऐसे, ऐसे अनंत फोर्सेस लग रहे होंगे। आपने कहा सर ऐसा तो निकाल पाना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हर वेक्टर अलग अलग है। लेकिन एक खूबसूरती क्या दिखाई पड़ती है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। कैसा? अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया बच्चे, तो यहां इंटीग्रेशन में बड़ा अच्छा सा काम हो जाता है। आपने कहा सर देखो डीएफ को जैसा आपने लिखा है आई डीएल क्रॉस बी, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो आपने कहा देखो सर करंट भी कांस्टेंट है। इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, जैसा लिखा है यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म फील्ड दे दी गई, कैसी फील्ड दे दी गई प्यारे बच्चों? यूनिफॉर्म फील्ड दे दी गई, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म देन आई भी बाहर हो जाएगा, डीएल भी बाहर हो जाएगा, सॉरी डीएल करंट के अंदर रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। तो आपने कहा ये फैक्टर अब ये बन जाएगा। तो आपने कहा सर बेसिकली ये है क्या? आपने कहा ये समेशन होगा, जो इनफाइनाइट आपने छोटे छोटे एलिमेंट लिए हैं, DL1 DL2 DL3 जितने भी इसके लॉन्ग है, इन सब का जोड़ ही तो होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों व्हाट इज DL1 प्लस DL2, अगर इतने वेक्टर को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा बेटा? DL अप टू इंफिनिटी तक। तो आप बोल सकते हैं कि सर देखो ये तो वेक्टर समेशन है, पॉलीगॉन लॉ हमको ये बोलता आया है कि अगर जितने भी आपको वेक्टर जोड़ने सबको हेड टेल कॉम्बिनेशन में रख दो। तो आपने कहा रखे हुए हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, पहले का टेल और लास्ट का हेड, यही तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा कि नहीं होगा? द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू एल एंड दैट इज अलोंग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ये किसके अलोंग होगा? अलोंग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, हमेशा ए से बी की तरफ होगा। इस दिशा को याद रखेंगे। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल लेंथ एलिमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फ्री एंड्स ऑफ एन आर्बिट्री कंडक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब बिल्कुल सिंपल सी बात कह सकते हैं कि सर देखो जो भी होगा वो हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ होगा। तो आपके पास कैसा भी वायर दिया जाए, आपको इस तरीके से वायर दिया जाए, आपको ऐसा वायर दे दिया जाए, आपको ऐसा वायर दे दिया जाए, आपको इन सभी वायर पे लगने वाला फोर्स सेम होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू आई बी इंटू एल। चाहे वो वायर नंबर 1 हो, चाहे वो वायर नंबर 2 हो, चाहे वो वायर नंबर 3 हो, इनका कोई लेना देना नहीं है। नेट फोर्स ऑन द वायर विल रिमेन सेम। अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हैं तो इस पर लगने वाला फोर्स हमेशा सेम रहेगा, वो सिर्फ इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पर ही निर्भर कर रहा होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे। इसी पर बेस नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, अगर करंट कैरिंग लूप क्लोज हो जाए, मतलब इनिशियल पॉइंट ही फाइनल पॉइंट हो जाए, तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो गई? आपने कहा ये तो जीरो हो जाएगी, ए से बी के बीच की दूरी जीरो हो जाएगी। तो एक स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी लूप को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, जब भी किसी लूप को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो उस लूप के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। तो उस लूप पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। ये बात आप सभी प्यारे बच्चों को दिमाग में रखनी है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन अ करंट कैरिंग क्लोज लूप और कॉइल of any shape plays in non-uniform magnetic field, then magnetic force is always act on it and torque may or may not be zero. Again टॉर्क की बात की जाएगी। पहले केस में अगर आपने किसी भी लूप को रखा है किसी मैग्नेटिक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, तो आप बोल सकते हैं कि अगर एक क्लोज लूप है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। टॉर्क मे और मे नॉट एक्टेड, टॉर्क एक्ट कर सकता है, टॉर्क नहीं भी एक्ट कर सकता है, वो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन होगा। लेकिन यहां पर अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, कैसी हो जाए बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। कैसा हो जाए? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो जाए, देन मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो इसके ऊपर एक्ट करेगा ही करेगा। द मैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज एक्ट ऑन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज लूप को रख दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो लगेगा ही लगेगा। अगर जैसे एक एग्जांपल है, क्वेश्चन आपके सामने रखा, फाइंड फोर्स ऑन वायर
इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म। आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ, मैंने कहा बाहर की तरफ। यूनिफॉर्म है, आपने कहा यूनिफॉर्म है। कितना फोर्स लग रहा होगा अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो आपने कहा सर ये तो आर लेंथ दे दी, ये आर रेडियस हो जाएगी। तो आपने कहा सर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस विल अगेन बिहेव लाइक अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2r एंड ये भी आर। तो आपने कहा सर क्यों, इसको तुम सीधा सीधा मान सकते हैं कि करंट आई फ्लो कर रही है। लेंथ कितनी दी गई, आपने कहा 4r हो गई लेंथ। तो लगने वाले फोर्स की दिशा, आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ बाहर की तरफ, करंट किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो देखो ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, करंट इधर थंब पे इधर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आपकी तरफ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आपकी तरफ आ रही है बच्चों। तो फोर्स की दिशा किधर, थप्पड़ किधर पड़ेगा, आपने कहा नीचे पड़ेगा पटाक। तो फिर नीचे पड़ गया पटाक, तो यहां पर आ गया फोर्स एफ। तो फोर्स एफ किधर की तरफ होगा प्यारे बच्चों, नीचे की तरफ हो जाएगा। और इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। कितना हो जाएगा फोर्स, तो आप लिख सकते हैं फोर्स विल बी इक्वल टू आई बी इंटू 4r। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। वो फिगर ऊपर आ गया था, यहाँ ये नेक्स्ट पॉइंट। A square of side 2 meter is placed in a uniform magnetic field B in direction perpendicular to the plane of the square invert equal to the equal current I barabar 3 amperes flowing in the direction as shown in the figure. Find the magnitude of the magnetic force on the loop. लूप पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ये आपसे पूछा गया है। गया, तीन रास्ते दिए गए हैं, एक ये रास्ता दिया गया है, एक ये रास्ता दिया गया, एक ये रास्ता दिया, तीनों पे 3 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है। और क्या ये क्लोज लूप है करंट का या नहीं है, कई सारे बच्चे, कई सारे क्वेश्चन मन में अराइज होने चाहिए और आंसर आपको बताना चाहिए क्या है सही जवाब इसका। चलो बच्चों, पहली चीज, कई सारे बच्चों को लगेगा सर क्लोज लूप है तो फोर्स तो 0 होना चाहिए। क्या फोर्स 0 होगा बच्चों, क्या फोर्स 0 होगा प्यारे बच्चों? आप यहां पर बोलेंगे नहीं, फोर्स विल नॉट बी 0। आपने कहा क्यों, मैंने कहा ये क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप कब बनता बेटा ये, आपने कहा करंट ऐसे जाती और ऐसे आके ऐसे, ये सर्कुलेशन कंप्लीट होता। दिस इज कॉल्ड एज द क्लोज लूप ऑफ द करंट। करंट का क्लोज लूप ये है, दिस इज द क्लोज लूप ऑफ करंट। इस पर फोर्स जो होता वो 0 होता। लेकिन आपने कहा सर ये क्या, ये नहीं है। तो अब अगर हम यहां पर बात करें तो आप बोल सकते हैं कि सर बेसिकली ये 3 वायर्स है, एक ये वायर है, एक ये वायर है और एक ये वायर है। तो आपने कहा देखो सर हमें दोनों के एंड पॉइंट पकड़ने, अपन को तो कोई लफड़ा है नहीं, भाई क्यों ऐसे ऐसे जाए। तो अगर मैं ए सी डी पर देखना चाहूंगा तो बोल दूंगा सिंपल ए डी पे देख लो। अगर मैं ये क्या दिया है ए ई और डी पर देखना चाहूंगा तो बोल दूंगा सिंपल एडी पे देख लो। भाई एंड टू एंड मिला देते इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो बेसिकली ये जो पार्ट है दिस विल आल्सो बिहेव लाइक अ डायगोनल, दिस इज ऑलरेडी अ डायगोनल एंड दिस इज ऑलरेडी अ डायगोनल। तो आप इनिशियल टू फाइनल पॉइंट मिला देंगे तो आप बोलेंगे सर 3 लेंथ हो गई, बेसिकली 3 वायर है अलोंग द एडी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। कितना फोर्स लगेगा, आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट की दिशा इधर की तरफ, थप्पड़ ऊपर की तरफ। तो आप बोल सकते हैं कि ये इनका जो रिप्लेसमेंट होगा वो 3 वायर का, इस पर लगने वाला फोर्स इधर की तरफ हो जाएगा। आपने कितना होगा, आपने बोला आई बी इंटू एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द एडी। तो एडी की लंबाई कितनी होगी, आपने कहा 3 है, तो ये हो जाएगा 3√2। तो करेक्ट आंसर विल बी एफ बराबर आई इंटू बी इंटू एल। कितना हो गया, आपने बोला 3√2।
और कितने वायर हैं, आपने बोला 3 है, तो तीनों पे फोर्स लगेगा तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताते रहेंगे, समझते चलेंगे फटाफट। कहीं कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका हो तो बोलते चलना, रुकते चलेंगे, देखते चलेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये लूप नहीं है, ये क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप ये होता, इस पर फोर्स जीरो होगा, इस पर फोर्स जीरो नहीं होगा। ये बात बहुत क्लियरली आप सभी को समझ लेनी है, बहुत क्लियरली, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द क्लोज लूप शुड बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A metal rod of mass 10 gram and length 25 centimeter is suspended on two springs as shown in the figure. The springs are extended by 4 centimeter. When a 20 ampere current I passes through the rod, it rises by 1 centimeter. Determine the magnetic field assuming acceleration due to gravity is 10 meter per second square. कैसे करेंगे बच्चों? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इनिशियली मैं लिख सकता हूं दैट एम जी इज इक्वल्स टू 2k इंटू एक्स। इसका एम जी यहां से बैलेंस हो रहा होगा, और जब करंट 20 एम्पियर पास की गई तो रॉड इट राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर, तो इफेक्टिव जो बचा होगा वो 3 सेंटीमीटर का बचा होगा कि नहीं बचा होगा। आफ्टर द करंट इज बीन पास्ड, तो आईबीएल ऊपर की तरफ लग गया। आपने कहा अब एमजी नीचे की तरफ, आईबीएल ऊपर की तरफ, और अब यहां से जो फोर्स लगेगा वो के इंटू 3 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग लग जाएगा। यूनिट कन्वर्जन अभी कर लेंगे। के इंटू 3 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग लग जाएगा यहां पर के इंटू 4 के करस्पॉन्डिंग लगा था, वॉट एवर बी द वैल्यू। तो यहां पर mg बराबर 4k, सर्टेन कांस्टेंट जो भी अपने को समझना है, यहां पर mg बराबर 6k हो जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग आप बोल सकते हैं दैट आईबीएल मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू के। तो वहां से आपको बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितने स्ट्रेंथ की होगी। कोई दिक्कत वाली बात, या एमजी के टर्म्स में भी आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। सिंपल सी इक्वेशंस दोनों हैं, आप दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आप बताइएगा क्या है सही जवाब। Two conducting rails are connected to a source of EMF and form an incline as shown in the figure. A bar of mass 50 gram slides down without friction down the incline through a vertical magnetic field B. If the length of the bar is 50 centimeter, current is 2.5 ampere is provided by the battery. For what value of B will the bar slide at constant velocity? कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन जीरो होगा। प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो जल्दी से, और फिर अपन आगे कंसेप्ट और पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
है ना भाई, स्टार्ट करें। अरे यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपने कहा देखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अब बेटा इस पे देखना क्योंकि यहां पर अब गेम आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहां पर अब डायरेक्शन का गेम है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। आपने कहा सर देखो यहां पर करंट जो इसका फोर्स होगा इधर की तरफ, मतलब करंट इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो आपने कहा फोर्स की दिशा किधर की तरफ होगी, अब आप देखेंगे, आपने कहा सर देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट ऐसा, तो अगर करंट की दिशा की मैं बात करूं तो आप बोल सकते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, सॉरी करंट उल्टा आएगा, इधर की तरफ होगा, मैंने गलत, करंट ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये करंट ऐसे गया और इधर आएगा, ठीक है। करंट इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो थप्पड़ देखो कैसा पड़ेगा, आपने कहा परपेंडिकुलर टू द प्लेन पड़ेगा, पीछे की तरफ। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं, आपने कहा ऐसा होगा, अंदर की तरफ होगा, जो मैंने सिर्फ आपको साइलेंटली दिखा रहा हूं। आपने कहा देखो सर करंट यहां से बाहर की तरफ आ रही होगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, आपने कहा यस, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट बाहर की तरफ, तो थप्पड़ देखो ऐसे पड़ गया, आपने कहा यस। तो यहां से जो फोर्स हो गया दैट इज इक्वल टू आई बी एल, इधर से एम जी पड़ रहा है नीचे की तरफ। अब आपने कहा कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आना चाहता है, मतलब इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो एम जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो गया, आपने बोला एम जी साइन थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल ऑल्सो थीटा, तो फोर्स का ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे एफ कॉस थीटा। तो अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आना चाहता है, इट मींस एफ ऑफ कॉस थीटा इट मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और यहां से आप बोल सकते हैं दैट आई बी एल कॉस ऑफ थीटा इट मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और यहां से आप इक्वेट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी विल द, तो आपको यहां से बी की वैल्यू बतानी है, दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा अपॉन आई इंटू एल। सारी चीजें आपको गिवन है, करंट कितना है ये भी दिया है, लेंथ भी दी गई है, एम जी भी दिया गया है 50 ग्राम्स का, ऑल एवरीथिंग इज गिवन, आप आंसर यहां से निकाल सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, और देखिए हर एक चीज की हम प्रैक्टिस इतनी करा देंगे आपको कि उसकी हर वैरायटी आपके सामने आ जाएगी अभी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन आपका काम बहुत इजीली सेट हो जाएगा, आपको सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, कुछ लैग हो रहा है क्या? चले भाई, बोला कि वायर पीक्यू ऑफ मास 10 ग्राम इज एट रेस्ट ऑन द टू पैरेलल मेटल रेल्स, द सेपरेशन बिटवीन द रेल इज 4.9 सेंटीमीटर, अ मैग्नेटिक फील्ड of 0.80 Tesla is applied perpendicular to the plane of the rail directed downward, the resistance of the circuit is slowly decreased, then the resistance decreases to below 20 ohm, the wire PQ begins to slide on the rail, calculate the coefficient of friction। 6 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस यहां पर जैसे ही 20 ओम से नीचे आता है, मतलब एट 20 ओम फोर्स चलना स्टार्ट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात। तो आप बोल सकते हैं द करंट कितना हो जाएगा 6/20, तो करंट अपन को पता चल गया, तो लगने वाला फोर्स आई बी इंटू एल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट जो फ्लो करेगा नीचे की तरफ, तो करंट ये ऐसा थप्पड़ आगे, तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शन पीछे की तरफ, आई इंटू बी इंटू एल, इट मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, राइट बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात। आई बी बराबर म्यू एम जी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट करते रहेंगे। अब आपको बोला गया बायर ए बी सी डी एफ ईच विद साइड ऑफ लेंथ एल बेंट एज शोन इन द फिगर द कैरिंग करंट आई, ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, इज द प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल टू प्लस वाई डायरेक्शन, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर, कितना फोर्स इस वायर के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा होगा, ये आपको बताना है। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग दी गई है, ये आपको गिवन है।
चलो बच्चों बताते हैं। अब वायर ए बी सी डी ई एफ विद ईच साइड ऑफ लेंथ एल bent as shown in the figure are carrying a current I is placed in a uniform magnetic field B parallel to plus y direction. What is the force experienced by the wire? वायर के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा पूछा गया। आपने कहा देखो सर इस पर जीरो along the wire, इस पे जीरो along the wire, तो ये दोनों जीरो। इस पर देखना बहुत बेसिक थे। आपने कहा देखो सर करंट की दिशा नीचे की तरफ, आपने कहा नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ, आपने कहा आगे की तरफ, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आगे ये, तो आप बोलेंगे सर इस पर फोर्स आगे की तरफ लगे, कुछ ध्यान से देखिएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, करंट नीचे की तरफ, तब फोर्स बाहर की तरफ लग जाएगा। तो आपने कहा देखो इस पर फोर्स तो कुछ इधर की तरफ लगेगा, एक्स डायरेक्शन की तरफ है, अलोंग दिस वन। अब इस पर फोर्स अगर देखोगे तो किधर की तरफ लगेगा, आपने कहा देखो करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ, तो आपने बोला देखो सर करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, मतलब इस दिशा में करंट ऊपर की तरफ होगा, थप्पड़ अंदर की तरफ पड़ गया, आपने कहा यस थप्पड़ अंदर की तरफ पड़ गया, तो इस पर फोर्स अंदर की तरफ लग जाएगा। तो आपने बोला सर इन दोनों का आपस में कैंसिल हो जाए, क्योंकि जितना इधर लगेगा उतना उधर लगेगा, आपने कहा ये भी निपट गया आपस में। अब ये भी निपट गया तो बचा कौन सा, आपने कहा सिर्फ यही तो बचा है, इसी की लेंथ एल दे दी गई है, मैं करंट बाहर की तरफ आता हुआ है, करंट देखो बाहर की तरफ आता हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, थप्पड़ किधर, आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, करंट यहां से बाहर की तरफ आ रहा है, थप्पड़ ऊपर की तरफ पड़ेगा, तो लगने वाला फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू बी इंटू एल, देन दिस इज द आंसर। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट हुआ करे पूछ सकते हैं, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई शंका है, कोई आशंका, फटाफट पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। A solenoid of length 0.4 meter and diameter 0.6 meter consists of a single layer of 1000 ton of a fine wire carrying a current 5 into 10 की power minus 3 ampere. Find the magnetic field on the axis at the middle and at the ends of the solenoid. Given है mu naught is equals to 4 pi into 10 की power minus 7. बताइए क्या होगा। अरे कल के क्वेश्चंस हैं, जल्दी से देख लो, बता दो। ये सोलनाइट बेस मैंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, और ये इसीलिए पूछे ताकि आपकी बेसिक नॉलेज चेक हो जाए। फटाफट 1 2 3 4 जल्दी जल्दी क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एट द मिडिल एंड एट द एंड, तो मिडिल पे आपको पता है कहां कितनी होती है, म्यू नॉट एन इंटू आई, एंड एट द एंड पॉइंट कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, राइट। फटाफट आंसर कैलकुलेट करेंगे। बस यहाँ पर एन की बात क्या होती है, नंबर ऑफ टन्स की डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, कितना होता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर अगर आपको बोला जाए कि इसका सोलेनोइड ऑफ लेंथ दे दी गई 0.4 मीटर, डायमीटर दिया गया 0.6 मीटर, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ 1000 टन्स ऑफ फाइन वायर। 1000 टन किस पर है, 0.4 मीटर पर, यही गलती होती है कई बार। तो 1000 टन अगर 0.4 मीटर पे है तो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा 1000 टन बटे 0.4, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 10,000 बटे 4 मतलब 2500 टन पर यूनिट लेंथ आएंगे। तो एन की वैल्यू 2500 पुट करनी होगी। ये गलती ना करें बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट, नेक्स्ट गेम को सीखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इनके बीच में अगर दो वायर के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे the magnetic force act as a current carrying conductor due to its own field is zero, so consider two infinite long parallel conductors separated by a distance d carrying a current I1 and I2 आपको पता है, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, दूसरे करंट फील्ड पता है। यहां पर सबसे अच्छी बात क्या होती है कि एक्शन रिएक्शन पेयर बहुत आराम से काम करते हैं। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा मोस्ट प्रोबेबली, कि एक के द्वारा दूसरे पे लगाया जाने वाला फोर्स देखा जाए या दूसरे के द्वारा पहले पे लगाया जाने वाला फोर्स देखा जाए, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और फोर्स की वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये किस पे, पर यूनिट लेंथ पर है, एक यूनिट लेंथ के ऊपर लगने वाला फोर्स हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है बच्चों में, हमें एक वायर और दो वायर के बीच कंफ्यूजन कर दिया जाता है। कैसे कंफ्यूजन किया जाता है, ध्यान से देखेंगे। अगर एक वायर को बहुत बड़ा कर दिया जाए, दूसरे वायर को बहुत छोटा कर दिया जाए, ये फाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, आपसे पूछा जाए इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स कितना है, तो आप कहेंगे सर ये तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये तो बताया जा सकता है कि इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स कितना है।
तो आपने कहा जितना ये इस पर लगाएगा उतना ही ये इस पर लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर को आप इक्वेट करके यहां पर बात कर सकते हैं। कई बार ऐसे केसेस में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर इसकी लंबाई दी गई हो, इसमें करंट I1 हो, तो इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, बीच की डिस्टेंस अगर d है तो इट इज d इंटू I2 इंटू L। तो यही फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है वो वहां पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात? यहीं से डेफिनेशन ऑफ एम्पियर भी दी गई थी, यही डेफिनेशन ऑफ एम्पियर यहां से दी गई थी। ये चीजें पता होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव में बेटा कई इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द बोथ इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर गिव्स एज दिस वन, एम्पियर इज द करंट व्हिच व्हेन पास्ड थ्रू ईच ऑफ द टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, द प्रोड्यूसर्स बिटवीन देम द फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ये डेफिनेशन, ऐसी कुछ नई बात नहीं है। वैल्यू लिख दी कि भैया यहाँ पर डी की वैल्यू 1 मीटर डाल दो, I1 I2 की वैल्यू 1 1 कर दो, तो जो फोर्स होगा वो इतना हो जाएगा। तो आपने कहा सर कुछ नई बात तो नहीं लिख रहे? हाँ, कुछ नई बात नहीं लिख रहे, बट एक ये होता है कि हमने डिफाइन कैसे किया है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फोर्स की स्केल के करस्पॉन्डिंग आपको पता है, फोर्स इंटू लेंथ की करस्पॉन्डिंग बात कर सकते हैं। जब भी फोर्स निकालना होगा एटलीस्ट वन कंडक्टर को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, तभी आप फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, अगर एक छोटा हो गया तो इसके कारण फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो आप हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इस बात का सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी बोल रहा हूं। कोई दिक्कत वाली बात? आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री वायर। अब ऐसे क्वेश्चंस कहां पूछे जाते हैं? आपसे पूछा जाता है अब करंट कैरिंग वायर। क्वेश्चन कैसे होगा ये पहले बता देता हूं, फिर इसको समझा दूंगा। करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन और साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। इस तरीके से आपको बहुत बोल दिया जाएगा कि साउथ से नॉर्थ की तरफ रखे गए, और एक और उसमें उसके नीचे बिलो द वायर देयर इज आल्सो वन मोर वायर दैट इज हैविंग अ करंट इन दिस डायरेक्शन और दैट डायरेक्शन, जो भी आपको दे दिया जाए। और करस्पॉन्डिंगली आपसे पूछा जाता है अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो क्या होगा, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, नॉर्थ से साउथ करे, साउथ से नॉर्थ करे, क्या करें। इस तरीके से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, डायरेक्शन बता के आपके विजुअलाइजेशन, आपकी इमेजिनेशन पावर का भी चेक किया जाता है कि भैया आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो मैंने आपको हमेशा बताया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे बताओगे। नॉर्थ को सामने ले लो, सामने कश्मीर हो गया, पीछे कन्याकुमारी। ईस्ट में बहुत ध्यान समझना, नॉर्थ में अगर खड़े होगे तो नॉर्थ सामने की तरफ अगर है तो कन्याकुमारी, कश्मीर सामने, कन्याकुमारी साउथ पीछे। ईस्ट में अगर आप बात करें मतलब आपके राइट में, मतलब हो सकता है आपको मेरा लेफ्ट दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन आपके राइट में अगर आप बात करेंगे तो आपके राइट में आ जाएगा ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इनका रीजन आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द ईस्टर्न इंडिया। एंड लेफ्ट में अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। राइट, तो इस तरीके से कुछ बेसिक सा मैपिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए कि नॉर्थ साउथ कैसे अपन को डिफाइन करना है। तो वो अगर आपने एक बार डिफाइन कर लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, आपसे बोला गया कि एक फिक्स्ड सोर्स है करंट, या इसके ऊपर एक वायर चल रहा है जहां लैम्डा दिया जाता है। लैम्डा इज कॉल्ड एज द मास पर यूनिट लेंथ। ऐसे अभी मैंने एक दो क्वेश्चन कराए भी थे, ये क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चे, इसलिए मैं समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। मास पर यूनिट लेंथ इतना है, आपसे बोला गया करंट किस दिशा में चला दें और किस तरफ जाएगा। आपको पता है दो चीजें दिमाग में होनी चाहिए, अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो इन दोनों वायर के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। फोर्स जो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है दैट इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होती है तो लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होता है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो लगने वाला फोर्स विल बी रिपल्सिव इन नेचर जब करंट कैसी होगी, इफ द करंट इज in the same direction the force will be attractive in nature, current in the opposite direction the force will be repulsive in nature। तो आपने वही यहां पर डिफाइन कर दिया कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स 1 यूनिट लेंथ अगर L मान ली जाए और ये लंबा सा कंडक्टर है तो इसके कारण लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा। आप बोल सकते हैं म्यू, हमेशा यूनिट लेंथ पे नापो, किस पे, यूनिट लेंथ पे, म्यू I1 I2 upon 2 pi h, राइट, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू mg, 1 यूनिट लेंथ का मास। तो मास पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो लैम्डा जी। तो अगर स्टेबल है तो आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम रहेगा। अब ये कंडीशन कैसी होगी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है या नहीं है, या क्या होने वाली है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है,
इफ द वायर इज स्लाइटली प्लग्ड एंड देन रिलीज इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम, क्योंकि जैसे ही आप इसके पास लेके आएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, रिपल्सिव फोर्स और स्ट्रांग हो जाएगा, इसको वापस ऊपर की तरफ फेंकेगा। इसका मतलब दिस पॉइंट इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसका मतलब दिस पॉइंट इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, दिस मींस दिस पॉइंट इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। और अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो ये इसके अबाउट एसएचएम भी करेगा, और एसएचएम का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली। और इसी का अभी रिवर्स केस भी करेंगे। इतना जल्दी से देखो, इतना जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात समझ में आती है कि नहीं आती? देखो बच्चे, अगर ये नीचे आएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, फील्ड बढ़ गया, पास आ गया तो फील्ड बढ़ेगा, तो धक्का फील्ड का किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर वापस फेंक देगा। ऊपर गया तो फील्ड कम हो गया, फील्ड कम हो गया मतलब एमजी बढ़ जाएगा, तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो भी फोर्स होगा वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही लग रहा होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही लग रहा होगा। इसका मतलब ये पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, समझो, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई शंका, कोई आशंका हो तो बता दो। चलिए अब इसी के रिवर्स को देखते हैं। अगर ये नीचे आ जाएगा तो कैसा इक्विलिब्रियम होता बेटा, एक बार इसको निकालने की कोशिश जरूर करें अपनी तरफ से। अगर यही अभी लेंथ ऊपर था, वायर टंगा था, फिक्स वाला नीचे था, फिक्स के नीचे अगर कर दिया तो क्या होगा, ये भी आपको बताना है। जल्दी से देखिए फटाफट। चले भाई, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप यहां पर देखेंगे बेटा, बहुत सिंपल चीज है, यहां पर एक फोर्स बैलेंस करेंगे, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन डी। तो जैसे ही बेटा आप लोग यहां पर ऊपर की तरफ, अब इसको अगर डिस्प्लेस किया जाएगा, अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गई कि नहीं होगी? देखो पास आ गए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, मतलब ऊपर की तरफ और खींच लेगी, वापस को नीचे की तरफ धक्का नहीं देगी। और अगर ये नीचे चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, और कम हो गई तो एमजी स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो उसको नीचे लेके चला जाएगा। दोनों ही कंडीशन में इसकी कहानी कुछ ऐसी बन गई कि नहीं बन गई, कि इसको बस थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, इधर करो इधर भाग जाएगा, इधर करो इधर भाग जाएगा, ये अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा। मतलब दिस इज सिंपली कॉल्ड एज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहां पर ये पार्टिकल ऑसिलेशन नहीं करेगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। इसका आप सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उसके पहले मैं कुछ बातें अभी करंट कैरिंग उसकी भी कर लेता हूं, एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा थोड़ा सा ऐड कर लूं। आया मुझे यहां पर
जल्दी से बच्चा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज की बात हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि वो एक छोटा सा पॉइंट है जो भी रह गया है। उसके बाद फिर हम लोग आगे की क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, क्या क्या बातें याद रखनी, मैं सारी बातों को आपको बताता हुआ चलूंगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा और कहीं पर कोई दिक्कत ना हो इसका बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज जो था वो हमने डिफाइन किया था, F बराबर कितना होता है बेटा, क्यू वी क्रॉस वी। और अब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर के वो सब भी आपके साथ शेयर करते हुए चलेंगे। पहली चीज होती है कि फोर्स जो लगेगा वो किसके बराबर होगा बेटा, क्यू वी क्रॉस वी के बराबर होगा। मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा चार्ज पार्टिकल के मोशन, अगर कोई चार्ज पार्टिकल q है, इसकी वेलोसिटी v है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दिशा में लगेगा। तो फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि अंदर की तरफ है, तो चार्ज पर लगने वाला फोर्स वेलोसिटी की दिशा उस थप्पड़ ऊपर की तरफ। तो आपने बोला फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, thus F डॉट V मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी, ये हमेशा जीरो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया इसका मतलब आप बोल सकते हैं दैट पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज, ऑन एनी मूविंग चार्ज विल ऑलवेज बी जीरो। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई काम नहीं करती है, इट विल नेवर डू अ वर्क ऑन अ चार्ज पार्टिकल और अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। आपने कहा किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये कोई काम नहीं करेगी, आपने कहा बिल्कुल ये कोई काम नहीं करती। एफ बराबर कितना होता है जी, क्योंकि हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब पावर डिलीवर्ड जीरो है, वर्क डन जो होगा वो हमेशा जीरो हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन अगर चार्ज और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, सॉरी चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों एक दूसरे की दिशा में है या अपोजिट दिशा में है तो लगने वाला फोर्स जीरो होगा। ये आपको अभी बता ही दिया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो आपको थप्पड़ रूल से निकाल लेंगे। और अगर किसी एंगल पर होता है, इफ देयर इज अ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी एंगल पर होता है तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स। तो यहां पर जैसे आप लिख सकते हैं कि फोर्स विल बी क्यू बी बी साइन थीटा, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कारण फोर्स लग रहा है या परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है। दोनों ही बातें एक जैसी हैं, एक ही जैसा रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमेशा जैसा मैंने बताया कि आप कंपाउंड को रिजॉल्व कर लीजिए या मैग्नेटिक फील्ड की कर लीजिए तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली फील्ड फोर्स लगा रही होगी, या वेलोसिटी की कर लीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा उस पर फोर्स लग रहा होगा। आप दोनों में से जो सही लगे आप उसको कर सकते हैं, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और इस नेक्स्ट पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा कि भैया अगर हमारे ऊपर कोई फोर्स लग गया, इफ कुछ बेसिक बातें, चार्ज पार्टिकल मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, रुका हुआ है, वेलोसिटी जीरो है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, वेलोसिटी जीरो है, स्पेस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लगी हो, लगने वाला फोर्स जीरो होगा, चार्ज विल रिमेन एट रेस्ट। चार्ज जो है वो किस पे रहेगा, इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट कंडीशन पर ही रहेगा, उसके सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। इफ तो मतलब एक बहुत बेसिक सी बात बताऊं और एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं, मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप सभी को समझना चाहिए।
A charged particle will move in the direction of charge particle will move in the direction of magnetic force acting on it. स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A charged particle will move in the direction of magnetic force on it। क्या ऑप्शन सही होगा? ऑलवेज बी है, मे बी सी है, नेवर डी है, कैन नॉट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर करो जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे, तब तक यहां पर बात कर लेते हैं। तो बेटा जब भी फोर्स लगेगा किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहां पर मूव करना स्टार्ट करता है, चार्ज पार्टिकल विल मूव अलोंग इट्स वेलोसिटी एंड द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो इसके ऊपर की तरफ लग जाएगा। दैट इज व्हाई इफ अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज मूव इन, चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज मूव इन सर्कुलर पाथ। वो हमेशा किस पाथ पे मूव करेगा? इट विल ऑलवेज मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी होगी, बहुत बेसिक सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम यहां पर बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम समझेंगे तो आपको पता है कि जिस सर्कुलर पाथ पे ये घूमता है उसकी रेडियस हो जाएगी आर बराबर एम वी अपॉन क्यू वी। और एम वी को, क्योंकि ये आपको लिखना आना चाहिए कि मोमेंटम को हम लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2m, काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है q इंटू डेल्टा वी। दिस इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द चार्ज इज एक्सिलरेटेड। ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये एक बहुत मैंडेटरी सिचुएशन है जो आप सभी को देखनी होगी। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, देख लीजिए, जल्दी से कर लीजिए।
है ना भाई। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको पता है इसका टाइम पीरियड जो होता है, यहां से कुछ बातें और निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB, और ये तो इसका टाइम पीरियड हो जाता है, एंड टाइम पीरियड इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर आप तेज फेंकेंगे तो वो बड़े सर्कल पाथ पे जाएगा, लेकिन समय उतना ही लगेगा। हर चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड होगा इट इज ऑनली डिपेंड ऑन मास, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ इन्हीं 3 फैक्टर पर डिपेंडेंट होगा, वो उसकी वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करेगा। ये भी एक अच्छी बात है जो जिस पर बेस्ड साइक्लोट्रॉन बनाया गया था, जिस कंसेप्ट पर बेस्ड साइक्लोट्रॉन को निर्माण किया गया था, यही वो कंसेप्ट था। ठीक है, अब अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाता है बच्चे, इसी पर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल को डेविएशन कैसे निकाला जाए, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अगर चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से फेंक दिया गया, एक चार्ज पार्टिकल Q था, वेलोसिटी v थी, इस प्रोजेक्टेड एन एंगल थीटा, तो ये कैसे मूव करेगा? आपको पता है इट विल बी द पार्ट ऑफ द सर्कल, जैसे जाएगा वैसे बाहर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। आपको पता है फोर्स अगर सेंटर से ऐसे लग रहा है तो इसका सेंटर मस्ट बी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर सेंटर C हो जाएगा, और आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो टोटल एंगल घूम जाएगा, दिस एंगल बिकम्स थीटा, so this angle become 90 minus theta, so this angle also become 90 minus theta, this angle also becomes 90 minus theta, the total angle will become pi minus 2 theta, so this angle will become pi plus 2 theta। तो यहाँ पर डेविएशन जो आ जाता है that will become pi plus 2 theta। ये देखो सीधे सीधे फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। ये बेसिक से फॉर्मूलेज हैं जो आपको बिल्कुल क्लियरली याद होनी चाहिए कि भैया ये ऐसे निकल के जाएगा। अगर इसी जगह एक और सिचुएशन में ऐसे बोल देता कि चार्ज पार्टिकल को कुछ इस तरीके से फेंका गया है Q विद वेलोसिटी v, तो इस पर लगने वाला फोर्स जो होता है वो बाहर की तरफ आ जाता। मतलब ये एक सेंटर, एक सर्कल का पार्ट होता है जिसका सेंटर वो बाहर की तरफ होता। तो अगर सेंटर बाहर की तरफ होता और अगर इसका एंगल थीटा दिया गया था ये, तो ये एंगल यहां से 90 डिग्री हो जाता है। तो दिस 90 माइनस थीटा, दिस बिकम थीटा अगेन, दिस इज 90 माइनस थीटा, एंड द होल एंगल विल बिकम पाई माइनस 2 थीटा। तो इस केस में जो डेविएशन आ जाता है वो पाई माइनस 2 थीटा का जाता है, इस केस में जो डेविएशन आ जाएगा वो पाई प्लस 2 थीटा का जाएगा। इन दोनों ही बातों को आप समझ सकते हैं। अच्छा, ओके संदीप, कल दिल्ली में थे क्या आप? तो ये दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अब आता है नेक्स्ट पाथ कि व्हाट आर द पॉसिबल पाथ, राइट। तो अगर एक तो सर्कुलर हो गया, सर्कुलर नहीं होगा तो इसके बाद कौन सा पाथ पॉसिबल होता है? इसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ध्यान से देख लीजिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कोई एंगल थीटा अगर हो जाता है तो इट मींस वेलोसिटी के एक कंपोनेंट के ऊपर तो फोर्स लगेगा और एक कंपोनेंट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। एक कंपोनेंट के कारण इसका एक सर्कुलर मोशन होगा, जैसे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आगे की तरफ करंट ऊपर की तरफ लग जाएगा, फोर्स अंदर की तरफ हो जाएगा। तो ये जो पार्टिकल है, अगर इसको मैं एक्स एक्सिस बोल दूं, इसको मैं वाई एक्सिस बोल दूं और इसको मैं जेड एक्सिस बोल दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि यहां पर कुछ बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ये जो होगा ये एक एक्स जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा। मतलब आपने कहा देखो अगर सिंपल सा यहां पर एक ये v वेलोसिटी होती और मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ होती, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ होती, तो इस पार्टिकल का मोशन जो होता वो एक सर्कुलर पाथ होता अलोंग द जेड एक्सिस। और ये समझना मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझा रहा हूं अभी, कि ये अंदर की तरफ ऐसे घूमता हुआ हो जाता। देखना बेटा, अगर आप यहां पर देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ, आपने कहा आगे की तरफ, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, थप्पड़ किधर की तरफ पड़ा, आपने कहा अंदर की तरफ। तो मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल था ये कुछ अंदर की तरफ मूव करेगा और ऐसे घूम के आएगा। देखें ये ऐसे सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। सर्कल अगर कुछ इस तरीके से बनेगा तो एक्स एक्सिस विल बिकेम अ टेंजेंट, एक्स एक्सिस विल बिकेम अ टेंजेंट। ध्यान से समझना मेरी बातों को, एक्स एक्सिस विल बिकम अ टेंजेंट, विल बिकम अ टेंजेंट, विल बिकम अ टेंजेंट। एक्स एक्सिस जो होगा वो इसको टच कर रहा होगा, इसको टच कर रहा होगा, इसके लिए टेंजेंट होगा। बाकी मेन सर्कल अंदर की तरफ। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, तो आप बोलेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज 0,0, माइनस आर, क्योंकि ये अगर z एक्सिस अगर आपने लिखी तो पीछे की तरफ होगी माइनस की z एक्सिस, तो ये होगा 0,0, माइनस आर। इस बात का आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ये हो गया 0,0, माइनस आर। और अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो भैया मैं ये बोल सकता हूं कि एक्स एक्सिस के सेंटर पे होगी और ये इसकी एक्सिस होगी जो सेंटर के लॉन्ग। अब अगर मैंने इसी पार्टिकल को एक वेलोसिटी इधर की तरफ भी दे दी, ये तो y वाली हो गई, अब मैंने इसको एक वेलोसिटी x में भी दे दी, तो ये पार्टिकल इस गोल गोल चक्कर में भी चलेगा और साथ ही साथ आगे भी घूमेगा। तो ये पार्टिकल इसके गोल गोल चक्कर में भी चलेगा और आगे भी घूमेगा। तो इस तरीके के मोशन को बच्चों हम लोग नाम देते हैं हेलिकल पाथ। क्या नाम देते हैं? हेलिकल पाथ। क्या नाम देते हैं बच्चों? हेलिकल पाथ। इसमें एक वेलोसिटी कंपोनेंट उसको सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए जिम्मेदार है, तो दूसरा कंपोनेंट उसको हेलिकल पाथ में आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो रहा है। तो इस बात का आप सभी बच्चों को बहुत ध्यान देना है। ये हो गई आपकी z एक्सिस। तो अगर आप बोलेंगे तो यहां पर पार्टिकल का मोशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाता है और ये गोल गोल घूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। हियर एक्स एक्सिस विल बिहेव लाइक अ टेंजेंट। इसको ध्यान रखेंगे, इसकी एक्सिस जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल और 0,0, माइनस आर की करस्पॉन्डिंग आएगी। तो आप यहां पर बोल सकते हैं z इज इक्वल टू माइनस आर, इट विल बी द एक्सिस ऑफ हेलिकल पाथ। एक्सिस ऑफ हेलिकल पाथ का मतलब क्या हो गया? जिसके अलाउंग वो आगे बढ़ रहा है, तो ये पाथ जो होगा, ये एक्सिस जो होगी वो क्या हो जाएगी? इसकी एक्सिस जो होगी दैट इज z इक्वल टू माइनस आर। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी बच्चों को यहां पर बोलना चाहूंगा कि हेलिकल पाथ बेस्ड मेरा जरूर से जरूर, क्योंकि उसमें आपको समझने में बहुत समय लगता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। मैंने पूरा, क्योंकि वो बहुत बड़ा सा लेक्चर है, वो थोड़ा सा आप देखिए, क्योंकि तो एक शॉर्ट में हम समझा रहे हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन लेक्चर मैंने पूरा लिया हुआ है इसी चैनल के ऊपर, मैग्नेटिज्म के अंदर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज के ऊपर। मेरा दूसरा लेक्चर आप जरूर देख लीजिए। आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे पूछे जाएंगे, वेरिंग पिच का क्या कंसेप्ट होगा। जैसे आपको यहां पर एक बहुत बेसिक सी बात होती है, इसको हम बोलते हैं पिच, मतलब एक चक्कर में वो कितना आगे बढ़ेगी। तो एक चक्कर में वो कितना आगे बढ़ेगी, तो आपने बोलेंगे टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने का समय, इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहां पर होता है टी इंटू वी कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां पर अगर टाइम पीरियड वी वाई के टर्म्स में अगर मैं लिखूंगा तो बोल सकता हूं टाइम पीरियड विल बी 2πm अपॉन क्यू बी। तो इसकी जो पिच होती है, जो पिच ऑफ द हेलिकल पाथ बोला जाता है, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ विल बी 2πm अपॉन क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन अलग अलग तरीके से और भी बन जाते हैं। कैसे? आपसे बोला जाए कि भैया इसी पाथ के लॉन्ग, मतलब क्या है? मैंने कहा देख भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट। अगर दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हो तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से सॉल्यूशन बनाना है, उनको भी आइए फटाफट देखते हैं। मान लीजिए कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की तरफ एग्जिस्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की दिशा सेम है। आपने वेलोसिटी किसी भी एंगल थीटा पर फेंक दी, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v cos थीटा हो गया और एक कंपोनेंट v sin थीटा हो गया। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसके कारण सर्कुलर पाथ होगा, और इसके कारण ये जो हेलिकल पाथ है इसकी पिच अब लगातार बढ़ती जा रही होगी। पिच इज इंक्रीजिंग। आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इसको इधर की तरफ एक्सिलरेट करना स्टार्ट करेगी, तो एक्सिलरेट करना स्टार्ट करेगी। तो अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, क्या बात करेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स। अगर मैं एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की बात करता तो मैं ये लिख सकता था, नाउ इट इज नॉट इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम बट इट इज प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। और भी पिक्चर में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर एक चार्ज पार्टिकल पर एक एक्सिलरेशन और आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू QE बाई m। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लग गई, इट मींस द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज इंक्रीजिंग। पहले धीरे धीरे पास पास होते होते बड़ा होता चला जाएगा। ये बात भी आप सभी प्यारे बच्चों को दिमाग में रखनी है। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट दिशा में लगा दिया गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट दिशा में लगा दिया गया तो आप इस बात को देख सकते हैं कि पिच जो होगी वो डिक्रीज होगी, जीरो होगी, और फिर पीछे की तरफ चार्ज पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा और फिर पिच इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात बच्चों?
चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जो होगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के करेस्पॉन्डिंग, अगर मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, मैं इसका आंसर पहले आप सभी को बता देता हूं। द आंसर इज सी, दैट इज नेवर। कभी नहीं पॉसिबल है। फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो पार्टिकल का मोशन किसके अलॉन्ग होगा? वेलोसिटी की दिशा में। मैग्नेटिक फोर्स की दिशा में होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो कभी भी ये पॉसिबल, कभी भी ये संभव ही नहीं है कि कोई चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही परपेंडिकुलर दिशा में। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। इट इज द आंसर इज नेवर, राइट। चले भाई, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर और इसी चार्ज पार्टिकल कुछ बेसिक सी बातों को और समझ लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आपको अगर पूछा जाए अनडेविएटेड चार्ज पार्टिकल, ऐसे भी कई कंडीशंस यहां पे पूछी जाती हैं। आपने कहा सर देखो ये चार्ज पार्टिकल चल रहा है, एक चार्ज पार्टिकल Q इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो तो किस तरीके से हो ताकि चार्ज पार्टिकल की दिशा में कोई परिवर्तन ना हो? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अनडेविएटेड चार्ज पार्टिकल के पाथ की, अगर दोनों एग्जिस्ट कर रही हो तो? हेलो बच्चों, हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल Q है जो इस दिशा में चल रहा है, तो आपने कहा सर एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कराना चाहते तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर लगा दो और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर लगा दो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट करेगी और चूंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है तो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा एंड दैट इज इक्वल टू QE। तो वो उसको एक्सीलरेट करेगा लेकिन दिशा में परिवर्तन लेकर नहीं आएगा। सेकंड केस पॉसिबल है, आपने कहा देखो सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो ये तो कंफर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में है तो एक फोर्स तो है ही, वो तो लगेगा ही लगेगा। अब या तो उसकी फोर्स की दिशा में चला लो, डेविएशन नहीं चाहते हो तो, और या उस फोर्स को कैंसिल करो। तो आपने कहा अगर कैंसिल करना होगा तो क्या करेंगे? आपने कहा देखो अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में लग गई तो इसके मतलब एक फोर्स इधर की तरफ लगी रहा है। अब आपने कहा ये तो हो गया कि अनडिवाइडेड चलता जाएगा। मैंने कहा अगर बाई चांस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना हुई, अपोजिट हो गई, मामला गड़बड़ा गया। आपने कहा क्या हो गया? मैंने कहा देख भैया इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर लगा देते हैं। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग गई, तब आपने कहा ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा और ये चार्ज पार्टिकल की दिशा में परिवर्तन आ जाएगा, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। तो आपने कहा कि क्या किसी तरीके से हम इस फोर्स को कैंसिल कर सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ लगा दें? आपने कहा देखो चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ, हमें फोर्स इधर चाहिए। आपने कहा थप्पड़ नीचे पड़ना चाहिए, थप्पड़ किधर पड़ना चाहिए? नीचे की तरफ पड़ना चाहिए। इसकी दिशा दी गई है तो अगर ध्यान से देखोगे थप्पड़ नीचे मारना है, करंट की दिशा, वेलोसिटी इधर की तरफ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, दिखाई पड़ता है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होनी चाहिए? आपने कहा बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होनी चाहिए? आप बोल सकते हैं बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होनी चाहिए? आप बोल सकते हैं बाहर की तरफ। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आती है बात? तो आप बोल सकते हैं अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को बाहर मतलब परपेंडिकुलर दिशा में रख दिया तो इसके कारण लगने वाला फोर्स कितना होगा? आप बोल सकते हैं QV क्रॉस V। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि अगर QE बराबर QV क्रॉस V हो गया तो भी आपका काम सेट हो जाएगा। आपने कहा क्या जरूरी है पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ हो, परपेंडिकुलर होना जरूरी? मैंने कहा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ थीटा एंगल पर भी हो जाए इससे, सच दैट इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ B cos थीटा हो जाए और इधर की तरफ एक B sin थीटा हो जाए, अगर यही इसको बैलेंस कर ले तो B cos थीटा भी कोई डेविएशन देने वाला
नहीं है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर लगी है तो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के एक कंपोनेंट जो उसके परपेंडिकुलर हो उसको, उस फोर्स को बैलेंस करना जरूरी है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात? चलो, तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो हमने पढ़ाया है उसको एक बार जरूर पढ़ लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।